वाले इंस्टेंट पे भाई जब एरिया जो है ऐसा रहेगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो ये हो गया मान लो मेरा वेक्टर एस यानी एरिया वेक्टर। अब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया फिर, अगर वेक्टर एंगल क्या होगा, मान लो थीटा क्या होगा इस केस में 0। तो जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, उस केस में क्या मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा? हाँ जी, यस और नो? कितने बच्चों को ये बात हजम नहीं हो रही है? क्लियर सर? यस है ना भाई, जब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इफ दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो मुझे पता है कि वहां पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही तो था यार, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक गिवन एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इन अ सेंस बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई चीज है उसका फ्लो। अब फ्लो ज्यादा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में हमने ये भी तो पढ़ा था कि द मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसर विल बी द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी घनी घनी नजर आएंगी बहुत सारी एक जगह पे, दैट मींस मोर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक गिवन एरिया से पास करेंगी एट ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ये एंगल वाला जिनको फंडा समझ नहीं आ रहा वो कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो इस चीज को कि मान लो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ऊपर से गिर रहा है बारिश के फॉर्म में, ऐसे मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, और एक मैंने नीचे मटका रख दिया, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको समझ नहीं आया वो ध्यान से समझना, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और मटका मेरा एरिया है, ठीक है, ये मटका रखा हुआ है, इट इज अ पोर्ट, ठीक है। अब ये पोर्ट का वेक्टर कौन सा है, पोर्ट के मुंह से अंदर जाएगा ना पानी, तो भाई अगर मटका भरना है बारिश से तो ऊपर से गिरेगा पानी, तो ये वाला एरिया इसका वेक्टर किधर है, इसका वेक्टर कहां पे, अपवर्ड है, ठीक है, अभी के लिए अपवर्ड बोल लो, मर्जी है तुम्हारी, बट यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री हो गया ना इस केस में, मान लो। बट ये देखो थोड़ा एनालॉजी इसका गलत हो जाता है इस तरीके से, इसलिए मैं इसको अब तक अवॉइड कर रहा था। तो मान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसको मटका नहीं बाल्टी रख देते हैं या कुछ सर्कल ही रख देते हैं सिर्फ, ठीक है, एक सर्कल है, एक रिंग है जिसमें से इसको पास करना है पानी को, और मैं बोलता हूँ कि भैया ये ऐसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है इसका जो एरिया वेक्टर है। तो अब देखो ये इसमें से मैक्सिमम लाइनें कब पास करेंगी, मैक्सिमम पानी कब गिरेगा, तब ये ऐसे अलाइंड रहेगा या कि ऐसे लाइन रहेगा, मान लो ये ऐसे ना हो के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसे गिर रहा है तो इसमें ऐसे रहा होता, तो केस 1 में ज्यादा गिर रहा है, ज्यादा पानी जाएगा इस रिंग में से कि केस 2 में, केस 1। तो जब इसका अलाइनमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और नीचे ही इसका वेक्टर है क्या, एरिया वेक्टर, तो इस केस में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट विल पास थ्रू दिस रिंग, और दूसरे सेंस में बोले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस। सही पता है ना यार, अब ये लाइट मान लो वाटर मान लो जो मान लो पास वही करेगा फ्लो। अब ऐसे रहेगा तो उस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि इट इज अभी आपको दिख रहा है ये रिंग है ना, रिंग जब वर्टिकल हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता, इसमें से कुछ जाएगा नहीं, कुछ इधर से चला जाएगा कुछ इधर से चला जाएगा। व्हेन दे आर अलाइंड परपेंडिकुलर, भैया अब वेक्टर तो नीचे था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर है, या तो इधर रहेगा दूसरे साइड रहेगा, तो दे आर अलाइंड एट 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0, वाटर जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी नहीं, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स 0। तो ये हमें समझ आता है। अब देखो ये कल तक हमने समझ लिया था इतना, दोबारा रिवाइज भी हो गया। आफ्टर दैट वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम कि ABCD इज अ एरिया
और एरिया का वेक्टर उसके परपेंडिकुलर यानी वेक्टर एस बोल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो मैं बोलता हूँ कि इट इज पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर राइट साइड में पॉइंट कर रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा, ये वाला थीटा एंगल। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि जो फ्लक्स है जिसको हम बोल रहे हैं फ्लक्स, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। तो ई ए फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, है ना, सीधा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द क्वांटिटीज। अब देखो वेक्टर के साथ एक एंगल भी अटैच करना पड़ेगा आपको, एरिया के साथ एक एंगल भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये एंगल टेक केयर करेगा कि ओरिएंटेशन क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। ओरिएंटेशन बढ़ेगा, हमने क्या देखा था कि जब एंगल जीरो होगा, तो जब एंगल था जीरो तो फ्लक्स था मैक्सिमम, और एंगल था 90 डिग्री तो फ्लक्स था जीरो। तो ऐसा कौन सा एंगल होता है, कोस थीटा होता है कि साइन थीटा? भाई ज्योमेट्रिकल कौन सा होता है जिसमें जीरो पे कॉस थीटा, क्योंकि कोस जीरो अगर रखते हो, व्हेन एंगल इज कोस 0 डिग्री, तो उस केस में क्या आता है 1, और 1 आएगा मतलब एरिया पूरा का पूरा काउंट कर रहे हैं, उसका कोई प्रोपोर्शन नहीं, कोई प्रोजेक्शन नहीं, द कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज काउंटेड, यानी कि फ्लक्स बिकम्स ई ए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और व्हेन द थीटा बिकम्स 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0। तो जब ये 90 डिग्री पे हो गए एक दूसरे से, एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इस वाले रिलेशनशिप को फिर हम लिख सकते हैं उससे कि ई ए कोस थीटा। तो ई ए कोस थीटा हमारा डिफाइन करता है कंप्लीटली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यस सर। चलो अब यहां से आपको समझ आएगा वो तीनों के तीनों ओरिएंटेशन। ये स्कीमेटिक डायग्राम, ये फर्स्ट वन था ना, इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिख रहा है। तीनों को एक एक बार देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द केस ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम फ्लक्स का केस है। ये दूसरा वाला सम इंटरमीडिएट पॉइंट, और थर्ड वन इज द मिनिमम फ्लक्स यानी कि 0, फाई इज इक्वल टू 0। फाई से डिफाइन करते हैं 0, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या होता है ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड। भाई इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स केस। द थर्ड वन इज द मिनिमम की 0, और बीच वाला कोई इंटरमीडिएट पॉइंट, जबकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसे ही जा रहा है तीनों केसेस में, बट एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है, मान लो ये एस वेक्टर था, इधर था, तो इनके बीच में एंगल थीटा था। तो इन दिस केस वी कैन राइट फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ठीक है, अभी फाई हटा देते हैं क्योंकि दोनों कंफ्यूजन होगा। तो फाई बोलते हैं किसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। दिस इज द एसआई डेजिग्नेशन ना, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन। क्या बोलते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, कि आप फाई तो देखा होगा ना यार तुमने, फाई का क्या बताएं? फाई तो बहुत बार देखा है, मैथ्स में देखा। यस हाँ, है ना। तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और ई ए कोस थीटा होता है। तो फाई इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू ई ए, सेकंड केस में होगा ई ए कोस थीटा, और थर्ड केस में ई ए कोस थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कोस 90 0, तो है इसका मतलब हुआ कि मिनिमम फ्लक्स। और ये हम जानते हैं कि अगर मटके का मुंह इधर है और बारिश साइड से गिर रही है तो मटके में नहीं आएगा कुछ भी, सीधी बात है, यानी एरिया से कुछ भी पास नहीं करेगा। तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं, ये समझ गए थे। अब देखो वाई वेक्टर ई एस, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमने एक डॉट प्रोडक्ट नाम की चीज देखी थी, याद करो। आप मुझे बताना कि दो वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर ए एंड अदर वेक्टर इज वेक्टर बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा होता है कि ए बी साइन थीटा होता है? सर ए बी कोस थीटा, है ना। जिन बच्चों को याद है उनको तो पता होगा कि दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। और नीचे वाला कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी है, ये तो चलो याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या हम यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहे भाई? जब हम बात कर रहे हैं कि कितना उस पर बारिश गिर रही है, उसका प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं, कितना उसका शेडो है। देखो अगर ऊपर से टॉर्च जला दूं मैं, तो इस एरिया का, मेरे हाथ का बड़े से बड़ा शेडो कब बनेगा? व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द लाइट। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो छोटा शेडो बनेगा,
तो जब Yes, इस sir. हाथ के शेडो की बात कर रहे हैं तो ये जब हाथ का एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हाथ के एरिया का एरिया वेक्टर इट इज अलाइंड अलोंग द टॉर्च के साथ अलाइंड हो, या फिर बोले कि इस एरिया का वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होगा तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा बड़े से बड़ा। अगर उसके आगे परपेंडिकुलर हो गया, अब एरिया तो पैरेलल हो गया बट वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में छोटे से छोटा शेडो बनेगा। कहाँ पे? फर्श पे बात कर रहा हूँ, जो इसके नीचे जो सरफेस है, टेबल है ना, वहां पे इसका छोटा शेडो बनेगा। मैक्सिमम शेडो बनाना है तो परपेंडिकुलर कर दो, समझ गए ना? तो ऐसा ही कुछ है। तो हमने बात करी थी डॉट प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे, एक वेक्टर की शैडो दूसरे वेक्टर पर कितनी लंबाई की गिरेगी तो कितना प्रोपोर्शन होगा, दैट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट। तो ई ए बी कोस थीटा उस तरफ से आ रहा है। तो हेयर वी कैन राइट कि फाई, जिसको बोला फ्लक्स इज समथिंग दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो दोनों के दोनों वेक्टर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, शाबाश। जिन इतने बच्चों को पता है तो अच्छी बात है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ई ए किया, ई डॉट ए कर दो, ए डॉट ई कर दो, सेम बात आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है, मैग्नीट्यूड इज द ओनली थिंग। तो ए बी कोस थीटा आ जाए या बी ए कोस थीटा आ जाए, सेम आएगा। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज, कि इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। समझ गए? अब मान लो आपको इससे क्या साबित होता है, अगर कंपोनेंट वाइज दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में दे दिया और एरिया का मैग्नीट्यूड दे दिया, तो क्या करोगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर दो भैया। x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में करते थे, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे सिंपली। इसी को एलिमेंटल फॉर्म में लिखें, जैसे हमने कल बोला था एलिमेंटल एरिया, तो एक छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटू से एरिया से कितना जाएगा, ई डॉट डी, उसको इंटीग्रेट कर दो पूरे के पूरे एरिया पे, तो आपको मिल जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू दैट बट टोटल एरिया, है ना, ये मिल जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी चीजें इंटीग्रेशन की, इनमें कुछ टेंशन लेंगे नहीं हम। अब इतना समझ आ गया और फॉर्मूला आपको समझ आ गया। Yes, बात रही कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, और वो शैडो वाला ही गेम हो रहा है, थोड़ा समझोगे समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे इधर से मान लो जो मैं चीज बता रहा था, यहाँ समझ लो प्रोजेक्शन वाला, जिसको समझ नहीं आया भाई, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है या इधर से टॉर्च लग रही है आपको लेफ्ट साइड से, तो ये एरिया है, इसका शैडो कहीं इधर बनेगा ना राइट साइड में, वो बड़े से बड़ा तब बनेगा व्हेन इट इज अलाइंड दिस परपेंडिकुलर, ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि इस एरिया का एरिया वेक्टर इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इधर टर्न कर दोगे, मान लो टर्न करोगे, तो पहले के कंपैरिजन में छोटी शैडो बनेगी, तो शैडो विल बी स्मॉलर देन दिस एक्चुअल एरिया, और इन दिस केस द शैडो एंड द एरिया विल बी इक्वल। तो वो हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट का जिनको समझाया था उससे कोरिलेट करो, ये समझ आ जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया क्लियर जी, कि फाइनली वी कैन राइट फ्लक्स एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट को ये लिखते हैं ना भाई, डॉट प्रोडक्ट का ही ये फॉर्मूला होता है ई एस कोस थीटा, यानी दोनों के बीच में जो थीटा है उसका कोस कंपोनेंट। तो ये हमें पता चल गया सारा के सारा कहानी, कि जीरो वेक्टर होगा, जीरो एंगल होगा तो मैक्सिमम, 90 होगा तो मिनिमम, ये सब चीजें हमें समझ। अब ये फॉर्मूला जो है, इसको ध्यान रखते हुए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं है, इतना सिंपल सा है, ट्राई करो एक बार। सर ये एंगल 30 लिखा हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, 30 डिग्रीज। An electric field of 50 volt per meter makes an angle of 30 degree with the surface vector. ठीक है, surface मतलब area vector. It has a magnitude of 0.5 meter square. मीटर स्क्वायर किसका? 217 एरिया का। Find the electric flux that passes through the surface. आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
चलो देखते हैं सात्विक का आंसर सही आया कि नहीं आया। फाई हमने बोला था इट इज ई डॉट ए, या फिर बोल दें कि ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला फिगर, ये वाला एक नई चीज है, इसको बताऊंगा, इसको बाद में बढ़ेंगे कि वोल्ट पर मीटर में कैसे लिख दिया, पर देखेंगे इसको, इस पे अभी नहीं आते। वी विल कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया, अब वोल्ट ऐसा यूनिट होता है, मीटर ऐसा ही, तो जो भी रहेगा ऐसा ही है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू 500 इन SI यूनिट्स। उसके बाद आते हैं थीटा, थीटा को क्या दिया है 30 डिग्री, और एरिया, एरिया इसको यहाँ पे क्या गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो सारे के सारे आ गए SI यूनिट में। अब इसके बाद आई विल ट्राई टू पुट इन द वैल्यूज डायरेक्टली। 500.5 एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब सब बच्चे इसको वैल्यू को निकालो और बताओ कितनी आ रही है। सर हाँ जी बोलिए। सर वैसे इसका आंसर 216.5 सर, आया था, तो इसको 216 अप्रोक्सीमेटली 217 कर सकते हैं। बताता हूँ, एक मिनट अभी बताते हैं। तो वैसे एक्चुअल क्या आ रहा है, डेसिमल टू डेसिमल बताना बच्चों एक बार। 216.5 216.5 ठीक है। सर 216.506। देखते एक सेकंड मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, तुम लोग मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को अभी कंज्यूम कर चुका हूँ। कोई नहीं यार, देख लेते हैं जस्ट टू फॉर द एक्यूरेसी यूज। ठीक है, 216.506, तो 216.506 और भी लिखे, इतना ही लिख लेते हैं, है ना। ओके, अब देखो बच्चों, हाँ ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो अब देखो इसमें राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, बोलो बोलो। सर फर्स्ट चैप्टर 11th का फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ देखे थे। अब देखो किसका नाम, सात्विक ने पूछा था ना, सात्विक ने डाउट पूछा कि सर क्या हम इसको 217 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर डेसिमल में नहीं पूछा तो क्या करेंगे जी, डेसिमल में नहीं पूछा तो ये वाला जो डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाला डिजिट है 5, और हमने रूल क्या कहता है, इफ 5 इज समथिंग और 5 के बाद कुछ भी वैल्यू रहे, तो नहीं इसको 216 पे नहीं जाएगा यार, आई थिंक ये 216 ही रहेगा, बिकॉज 5 के बाद 0 है। नहीं सर हम ऐसा नहीं सर, करते 6 थे, भी है अगर ना 5 उसके के पहले बाद। इवन होता था तो ऑड होता था, फिर अलग अलग रूल होते थे। हाँ वही वो रूल्स ही लगाएंगे, बट ऐसा था कि 5 है या 5 के बड़ा है तो अपन लोग राउंड ऑफ कर लेते थे, तो 217 आएगा। और ये भी हर्ष ने बोला शायद कि ये 6 है ना, तो दिस विल किक इट टू 270, 217 आ जाएगा। ठीक है, तो हम रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड बता दूं आपको, अभी अगर न्यूमेरिकल इनपुट टाइप क्वेश्चन आपको कहीं मिले कि भैया आपको वैल्यू ही स्टैंडर्ड तो डालनी है, यही होगा ना, बिकॉज हम देखते थे अगर 5 है, तो अगर 5 से पहले ना अगर इवन होता था तो हम +1 कर देते थे, ऑड होता था तो हम उस 5 को रिमूव कर 214 वो रहने देते 13, पर इस 5 से पहले इवन है तो हम +1 कर देंगे। ठीक है। तो अब देखो 5 से पहले इवन नहीं यार, ये डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद वाले अलग रूल होते हैं आई थिंक। चलो कोई नहीं, छोड़ो, उन पे नहीं जाएंगे, बहुत सारे रूल्स हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड रूल बता देता हूँ, अभी डेविएट मत करो। स्टैंडर्ड रूल क्या बोलता है कि अगर आपको क्वेश्चन में, जो आपको एग्जाम में मान लो कि न्यूमेरिकल डेटा इनपुट करना है मैनुअली, ABCD नहीं करना, आपको बताने की व्हाट इज द आंसर, तो आप क्या करो, फॉर द एक्सेस सेफ्टी आप ट्राई करो, जैसे इन्होंने बताया कि 506 है ना, 506 कर लिया या एक डेसिमल और भी कर लिया, बट टाइम इतना वेस्ट नहीं करेंगे, 2 डेसिमल तक निकालो और जो भी वैल्यू आ रही है वो इनपुट कर दो, जो भी वैल्यू आपकी आ रही है वो एज इट इज डाल दो। उससे क्या होता है ना कि जब हम लोग क्वेश्चन सेट भी करते हैं या कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो लिखेगा ना वो ये लिख देगा सीधा सीधा कि 216 से 217 के बीच में एनी वैल्यू। तो इफ यू आर इनपुटिंग टू 216.5, 216 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो एवरी वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड एज अ करेक्ट आंसर। बस ये ना करना कि 216 आ रहा था 215 लिख दिया, नहीं 217 आ रहा था 218, नहीं, फिर वो रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत हाई एक्यूरेसी होती है ना कई एग्जाम में, क्या बोल रहा है, ओके बैटरी, हाँ, तो बहुत हाई एक्यूरेसी, लाइक कई एग्जाम होते हैं, जैसे मैंने लिखा था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो वहां पे क्या होता है कि दे रिक्वायर सम हायर एक्यूरेसी, क्योंकि वो इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम है। तो इन दैट केस व्हाट आई वाज डूइंग पर्सनली इज
कि आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेसिमल प्लेसेस अप टू 4th डेसिमल, है ना। क्या करता था, मान लो 217 दशमलव मेरा आंसर आया 4132, मान लो मेरा ये आंसर आया, तो मैं इसको एज इज डाल दूंगा 4132, है ना। तो क्या करेगा, सिस्टम को कट ऑफ करना है 3 पे तो 3 पे कर लो, 2 पे करना है तो 2 पे कर लो। तो द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज कि दिस आंसर विल बी एक्सेप्टेड एज ए करेक्ट आंसर बिकॉज आई एम प्लेइंग हियर। और अगर कन्वेंशनल भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, फॉर एग्जांपल अभी नहीं, इन फ्यूचर और मे बी सम टाइम, तो अगर आपको कन्वेंशनल भी सोल्व करना है, इफ द वैल्यूज आर इंटरडिपेंडेंट, मान लो आपने पहले ई की वैल्यू निकाली, कहीं ए की निकाली, ये निकाली, तो जो फाइनल आंसर मान लो 5 जो आएगा, अगर उसका वैल्यू में आपको एक्यूरेसी चाहिए तो भी द डिजायर्ड डिजिट इज 4, कि डेसिमल के बाद 4 ले लो। लेकिन अभी तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, इसमें कतई 4 डिजिट मत लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका वैल्यू आए 2 डेसिमल तक, उसको एज इट इज पुट कर दो, सही आएगा वो आंसर, ठीक है। और वैसे रहा रूल फॉर राउंडिंग ऑफ, तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वहां पे जाना तो उसके हिसाब से 217 हो जाएगा ये, ठीक है। चलो, आई थिंक दैट हेल्प्स। हाँ जी, यस सर। है ना। यस सर। यस चलो, सर। तो कितने बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, दोबारा बताऊं? हो गया ना, चलो। तो इसका आंसर आपको मिल गया दिस थिंग, 217 वोल्ट पर मीटर लिख दो, या 216.506 वोल्ट पर मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर नहीं भाई, वोल्ट मीटर। क्या क्या कर रहा हूं मैं यार, ये से कहां पे है? अब ये वोल्ट मीटर क्यों आ रहा है, वोल्ट किसका यूनिट है, तो वो पढ़ेंगे जब वी विल बी स्टडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले ये एस्टेब्लिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा है वो किस टाइप का वेक्टर है, क्या है क्या नहीं है, वो देखेंगे, फिर वोल्ट देखेंगे, वोल्ट इज यूनिट ऑफ समथिंग, तो उसको उस पे आएंगे अभी कल की क्लास में, ठीक है। तो अब तक की कहानी, किसी को डाउट? नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। कितने बच्चों ने इसका नाम पहले सुना है, एक बार हैंड रेज करना। इलेक्ट्रिक डायपोल सुन चुके हो सर, यहाँ पे स्कूल में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हमें समझ आ रहा है, डायपोल। इलेक्ट्रिक तो समझ आया कि समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। उसके साथ एक और शब्द लिख दिया, डायपोल। डाई का मतलब क्या होता है, 2, 2। है ना। तो वी डाई आवर डाई, मतलब हम 2 हमारे 2। ओके, मजाक था। डाई मतलब 2, तो समथिंग रिलेटेड टू डाई या फिर बाय बोलते हैं। तो डाई इज समथिंग दैट हैज 2 और चार्ज इलेक्ट्रिक, है ना। तो 2 चार्ज इकट्ठे हो गए, मतलब इट विल प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। 2 पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल वो होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पोल वो होगा जो नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों पोल जुड़े, यानी 2 अलग अलग तरीके के चार्जेस जुड़े और उन्होंने बनाया क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इतना सिंपल कंसेप्ट है। व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, 2 डिसिमिलर, है ना, यानी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 डिसिमिलर पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, देन इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें बहुत सारी चीजें जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला तो अपोजिट चार्जेस होंगे जी, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों चीजें आर द रिक्वायरमेंट, स्मॉल होना चाहिए डिस्टेंस और अपोजिट होने चाहिए चार्जेस, तो बनेगा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बोलो, कोई बच्चे बोलेंगे कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करेंगे तो ही इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों बनेगा। तो बच्चों, जब ऐसा होता है ना, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज दे आर क्लोजली, मतलब हम एक दूसरे के पास में होंगे, बहुत दूर नहीं होंगे, तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल एग्जिबिट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, है ना। वो एक तरीके का मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे। जैसे मैग्नेट के पास नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं ना भाई, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या फिर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोल। तो वहां पे क्या करती है, मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, तो अट्रैक्ट रिपेल करती है, रोटेट करती है, सब कुछ करती है मैग्नेटिक फील्ड में, करती है नहीं। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक चुंबक करती है। तो चुंबक का आपने पता सुना होगा ना कि नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अर्थ का या किसी भी हेवनली बॉडी का जो रोटेट कर रही है, कोई भी रोटेटिंग या मोशन में मास होता है, उसका भी ऐसे मैग्नेटिक बनता है।
है ना। Yes, भाई sir. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो उस नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि दैट इज ऑल्सो डाइपोल ना भैया, वो मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वहां नॉर्थ और साउथ है। तो जब चुंबक को आपने देखा है कि कई बार चुंबक है, दूसरी चुंबक उसके पास आती है तो ये रोटेट कर जाएगी, कई बार ये रिपेल कर जाएगी, ऐसा हम सबने एक्सपीरियंस किया है। तो ये रोटेशन वाला कंसेप्ट है ना कि भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये रोटेट करेगी, इस पे कुछ टॉर्क लगेगा, इस पे कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ रिपल्शन होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज वो तभी एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब दो डिसिमिलर चार्ज होंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। बहुत दूर हो गए तो वो इतने डोमिनेंट नहीं होते वो इफेक्ट, तो पास रहेंगे तो डोमिनेंट इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा, यानी उन इफेक्ट्स की प्रोबेबिलिटी होने की बहुत ज्यादा हो जाएगी। So that is why they have to be dissimilar charges. That is why they have to be separated by some small distance. बस इतना कर दो तो बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, वो देखते हैं। अब उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस डी। प्रैक्टिकल डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि अपोजिट चार्ज होंगे, स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे, और क्यों होंगे वो भी देख लिया। मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कोई भी एक चार्ज, दोनों इक्वल होंगे चार्ज तो सीधी सी बात है, तो एक चार्ज उठा लो क्यू है, उसको मल्टीप्लाई कर दो सेपरेशन वाले डिस्टेंस से, तो आपको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब देखो इसमें जो डी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसी वजह से क्या डाइपोल भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि क्यू इज चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो, और ये क्या है, ये वेक्टर है। तो एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टेल होगा नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करेंगे विद एन एरो हेड, उसके ऊपर एरो हेड भी होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पोल बोल लो या नेगेटिव चार्ज बोल लो, इसका पूंछ होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ और इसकी चोंच होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हमें बाय कन्वेंशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पता चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, इतना याद रख लोगे? Yes. Yes, sir. है ना, ठीक है। जिनको समझ आना था कि क्यों ऐसा किया गया वो समझ। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम क्या करना चाहेंगे बच्चों, दो चीजें याद रखना कि चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड टू इक्वल एंड डिसिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, ये याद रखो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे वो देखो। देखो ये चार्ज था नेगेटिव वाला, ये चार्ज है पॉजिटिव वाला, दे आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन वो होगी जो एक्सिस के अलोंग होगी, और एक्सिस क्या होती है, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे। तो ये एक्सियल लाइन ऐसी है, इस पे यहाँ भी एक्सियल, यहाँ भी एक्सियल, और यहाँ भी, इनके बीच में भी एक्सियल ही बोलेंगे, इधर जाओगे तो भी एक्सियल बोलेंगे। ये जो एक्सिस के अलोंग हो, एक्सिस के अलोंग वही होती है जो दो पॉइंट चार्जेस को या पॉइंट्स को ज्वाइन करे, तो समझ आता है। इक्वेटोरियल क्या होता है जी, परपेंडिकुलर टू एक्सियल, जो एक्सियल डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये एक्सियल डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर, इससे 90 डिग्री पे चले जाओ तो वो क्या होगी, 90 डिग्री पे गए तो वो होगी हमारी इक्वेटोरियल डायरेक्शन। तो ये हम सबको याद रखना है। मैथमेटिक्स जिसका कमजोर है, जिसने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमने तो नीट लिया ही इसलिए था क्योंकि मैथ नहीं आता था। कितने हो भाई ऐसे, सच बताओ कि सर मैथ में हार्ट टाइट था तो सोचा कि चलो बायो पढ़ लेते, है कोई? 900 दोनों ही ठीक थे। आपने तो दोनों ले रखे हैं वत्सल वत्सल ने Yes, दोनों ले sir. रखे हैं, पीसीबीएम, ठीक है, पीसीएम की, ठीक है, सबका अपना चॉइस है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हमारे वीक होते हैं, तो ऐसा होगा आप सबके साथ, नीट वालों के साथ खास करके मैथमेटिक्स पीछे छूटता जाएगा, कहीं ना कहीं बैक सीट लेगा। और उसके साथ बहुत बार ऐसा भी एक्सपीरियंस किया गया है कि जब मैथमेटिक्स साहब पीछे वाली सीट पे बैठते हैं तो फिजिक्स को भी ले जाते हैं कि चलो अकेले से दो भले, है ना। तो फिजिक्स भी आपके पीछे ना छूट जाए, इसलिए मैथ्स थोड़ा थोड़ा हम मिला के पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल इज द परपेंडिकुलर टू एक्सियल। तो बस इतना याद रख लो, आप सबने अभी तक पढ़ाई होगा 9th 10th तक, तो ये आगे भी याद रखना है।
अब क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन हमें पता चल गई, डायपोल मोमेंट, डायपोल हमें पता चल गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब तक हम क्या फाइंड आउट किया, हमने केवल एक चीज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, दैट वाज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या था, कोई बताएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर एन कैप इज द डायरेक्शन। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, देखो बच्चों ये केवल आर पे वेरी कर रहा है। देखो ये पॉइंट चार्ज है, इससे कितना दूर हो मान लो, बस उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी आप किसी सर्कल पे या किसी स्फीयर, ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, उस स्फीयर के पॉइंट पे कहीं भी प्रेजेंट हो तो मैग्नीट्यूड रहेगा यही वाला के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बट डायपोल के केस में ऐसा नहीं होगा। डायपोल में नाउ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, तो वो देखते हैं कैसे वेरी करेगा। अब देखो, एक होगा एक्सियल डायरेक्शन और दूसरा था इक्वेटोरियल। तो पहले एक्सियल पे देखते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, जिसको इस केस में बोल दिया 2a। ये पॉइंट चार्ज q था माइनस q, ये पॉइंट चार्ज प्लस q। तो इक्वल एंड डिसिमिलर चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। 2a इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हमें डेफिनेशन से ही पता है इलेक्ट्रिक डायपोल की कि ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। Now I want to find out electric field at some point P। कोई पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। आई नो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था जी, फोर्स पर यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज बोल दो। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आई कैन सेपरेटली फाइंड आउट। भैया पॉइंट पी पे क्या रखूं मैं? टेस्ट चार्ज रख दूं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टेस्ट चार्ज को रख देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो पेयर लूंगा, एक बार इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा माइनस क्यू की वजह से, और फिर एक बार प्लस क्यू की वजह से। तो वही करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट लिख रहा हूं क्यों? आई कैन राइट नेट बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि पहला एक का निकालो फिर दूसरे का निकालो, दोनों को ऐड कर दो। यस और नो? यस ठीक है। तो फर्स्ट वन लेते हैं बच्चों, पहला वाला चार्ज ले रहा हूं जिसको बोला मैंने प्लस क्यू। इस प्लस क्यू और इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट के बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं पहले। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, प्लस क्यू और क्यू नोट के बीच में दूरी कितनी है? हाउ फार आर दे सेपरेटेड? आर है कि क्या है? बोलो बोलो सर आर प्लस। नहीं रे, देखो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 2a। तो ये इन दोनों के बीच की ये क्या होगा? a प्लस आर। a और ये a दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया ना मैंने, क्योंकि भाई ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ माना। देखो एक बार लाइन टू लाइन पढ़ा देता हूँ तुम्हें। आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड at some axial point from a electric dipole that is placed at origin। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को ओरिजिन पे रखा, मतलब उन दोनों के बीच वाले पॉइंट को ओरिजिन पे रख दिया। तो इतना ही ये लेफ्ट साइड में जितना है ना, उतना ही राइट साइड में होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी 2a थी, तो 2a को दो टुकड़ों में बांट दोगे तो क्या आएगा? a वाला, एक a नेगेटिव की साइड रह जाएगा, दूसरा a पॉजिटिव की साइड। तो अब देखो, अब बताओ मुझे कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? बताओ बताओ, डायग्राम से बताओ कितनी दूरी है। भाई ये वाला a है, ये भी a है, और ये पूरा का पूरा r है। तो इस r में से a माइनस कर दूं तो a माइनस r माइनस a नहीं आएगा भाई इन दोनों की दूरी? यस सर। यार r में से a माइनस कर दो तो r माइनस a आएगा। तो क्या करेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लगाऊंगा, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, रख दिया। और इन दोनों के बीच का टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है? r माइनस ए, तो उसको रख दिया r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वही था ना फॉर्मूले में कि सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, तो के क्यू बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलर थिंग आई विल डू विद माइनस क्यू एंड क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज ये नेगेटिव वाले के साथ करूंगा तो क्या आएगा बच्चों? के क्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो ये रख लिया, बाय दोनों के बीच का सेपरेशन। तो इस केस में r प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा? दिख रहा है? यस आर प्लस ए। r में a और जुड़ गया तो r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया किसकी वजह से?
माइनस क्यू नॉट, माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से। तो इन दोनों को रखो तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे इकट्ठा रख के तो आपको मिलेगा 4k क्यू ए आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे अब किसी को समझ नहीं आ रहा ये कैसे कर दिया जी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो उनको वो याद करना बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, बोलो बोलो, A square ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ना? यस सर। बस इसी पुराने वाली कहानी को याद करके यहाँ फिट करके देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर ऊपर थे उसको स्क्वायर ही रख दिया, तो देयर इज नॉट अ बिग डील इन दैट, तो ये आप कर लेना। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको बोला था P, वेक्टर P से रिप्रेजेंट किया था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब कोई ये ना सोचे कि पॉइंट P ये वाला पॉइंट है, ना ना, ये पॉइंट P है और ये छोटे वाला इलेक्ट्रिक है, छोटे वाला वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो एक चार्ज की वैल्यू क्या है, Q है, और सेपरेशन क्या है इन दोनों के बीच में, 2a। तो 2aq इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, 2aq इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इस वाली वैल्यू को आप ऊपर वाली इक्वेशन में फिट कर दो, ये जो वैल्यू आई इस वाली वैल्यू को यहाँ फिट करो, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन राइट नेट मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड आया एट पॉइंट P, एट पॉइंट दिस पॉइंट P, वो क्या रहेगा, 2k PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आप सोल्व करके आ गया। सिर्फ 2aq की वैल्यू यहाँ रखनी है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों को जोड़ा तो आपको नेट मिल गया। क्यों नेट मिला, वेक्टर सम कर दो जी बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये करने के बाद यू कैन अप्रोच टू दिस सेकंड स्टेप, यहाँ पे 2k PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो एक और कहानी याद करो, यहाँ तक की समझ आई? अब याद करो, द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज स्मॉल और लार्ज, स्मॉल। और पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज जनरली केप्ट एट अ लार्जर डिस्टेंस, है ना, थोड़ा दूर रखते हैं फॉर हायर एक्यूरेसी। तो उस केस में आई कैन राइट कि R इज फार ग्रेटर देन 2a, यानी कि जो सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस है वो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज लेस। तो क्या करेंगे, R इज फार ग्रेटर देन 2a। तो मैं क्या, कैन आई नेग्लेक्ट 2a और a इन कंपैरिजन टू R? क्या मैं R के सामने a को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? यस सर। अब देखो नेग्लेक्ट वाला फंडा जिनको समझ नहीं आता, मान लो मैं आपको 1000 रुपए दूं और मैं आपको 1001 रुपए दूं, भाई 1001 रुपए देते हैं ना शादी में, शगुन में देते हैं ना, 101 रुपए, 1001 रुपए, 501 रुपए। तो क्या वो 1 रुपए लेना इतना इंपॉर्टेंट है क्या, बताओ? अरे भैया 500 ही दे दो, है ना। कोई बोलेगा सर 1000 मिल जाए वही बड़ी बात है, 500 मिल जाए, 1 रुपए कौन पूछ रहा है। तो दैट इज हाउ वी नेग्लेक्ट 1 रुपीज इन कंपैरिजन टू 500। तो सिमिलरली वी विल नेग्लेक्ट a इन कंपैरिजन टू r, क्योंकि a की वैल्यू बहुत कम है, जैसे कि 1 रुपए की 500 के कंपैरिजन में। अब किसी को लेने ही 2 रुपए हूं तो 2 रुपए में 1 को नेग्लेक्ट करेगा नहीं। अब देखो बोलोगे कि सर हम 2 के 2 नेग्लेक्ट कर देंगे, हम तो इतने रिच हैं, बट कोई नहीं। अगर आपको 1000 रुपए लेने हो तो क्या आप 500 को नेग्लेक्ट करोगे? नो सर। नहीं करोगे यार, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन 501 लेना है तो 1 को नेग्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि 1 कंपैरिजन में कम है। सिमिलरली द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज फार लेस देन इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द दैट पॉइंट P एंड दिस डायपोल मोमेंट का सेंटर, वो ज्यादा है। तो इस कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पे a वाले को उड़ा दो, सिंपली ओमिट कर दो, तो नीचे r की पावर 4 आएगा। देखो इसको सोल्व करोगे, आफ्टर दैट 2k PR बाय r टू द पावर 4, क्योंकि a को नेग्लेक्ट कर दिया। अब पावर 4 से ये r उड़ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, r क्यूब। तो 2kp बाय r क्यूब, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, बोर हो गए होगे तुम, इतनी देर हो गई सर, आप इतने गा रहे हो इसको, है ना। अब देखो फिर क्या करेंगे, वेक्टर लगाया तो भैया सीधा इधर भी वेक्टर लगा दो, किसके साथ, डायपोल मोमेंट के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम विच टू विच, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन ये एक साथ कैसे आ गया, ये भी बड़ा फंडा है।
इसको डिफाइन करेंगे अगली क्लास में, अभी नहीं डिस्कस कर रहे, थोड़ा डिटेल है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ आया कि वी कैन राइट E इज इक्वल टू 2kp/r²। अब ये याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको वेक्टर लिख दिया, क्योंकि दूसरी साइड भी एक वेक्टर है तो उसको वेक्टर लिख देंगे, बस इतना याद रख लो अभी के लिए। और इसमें डाउट हो तो एक बार पूछ लो, देन वी विल प्रोसीड टू अ सिंपल क्वेश्चन और फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास को। बोलो बच्चों। अरे ये क्या हो रहा है इसको यार, तो लिख भी नहीं रहा टाइप, देखो। हाँ जी, किसी को डाउट है? अच्छा, कितनों को इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला ये डेरिवेशन समझ आ गया? सिंपल था, ये पहले भी आता होगा आपको शायद, ठीक है। तो अभी के लिए इस फॉर्मूले को याद रखो, 2kp/r³। और इस फॉर्मूले को याद रखते हुए वी विल प्रोसीड टू अ क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये वाला क्वेश्चन देखो और ट्राई टू सॉल्व इट। सिंपल फॉर्मूला जो अभी तक देखा उसी के बेसिस पे ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट अ पॉइंट P विद सम सेपरेशन इज इक्वल टू, क्या था बताओ बताओ। 2kp रिपीट करो। अरे ये फॉर्मूला ही तो पूछ रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बस वही पूछा था। ये क्वेश्चन है। लिमिट क्यों जा रहा है यार? 2, अरे दिक्कत है यार, अब मिट भी नहीं रहा। कोई नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। Electric field intensity at two axial points of an electric dipole at distance 5 centimeter and 10 centimeter from its center are this and this. The dipole is placed in air. Determine the length of the dipole. आपको separation निकालना है dipole के बीच में। दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन है। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, E इज इक्वल टू KQ/r²। जो अभी आपको पढ़ा है ना लास्ट लास्ट स्लाइड पे, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप क्या करो बच्चों, ड्रॉ कर लो एक बार। ड्रॉ करोगे तो आपको सेपरेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एल, एल बोल दो, डी बोल दो, 2a बोल दो, जो मर्जी बोलना है बोल दो, है ना। वो जो सेपरेशन है, एक तो चीज वो है जो अननोन है, और दूसरा डाइपोल मोमेंट अननोन है इस इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन। तो आपको सेपरेशन और पी अननोन है, और दो इक्वेशन दी है, एक बार आएगा इसके 2.5 के केस में, एक बार आएगा 2 के केस में। तो आप कर लो उस तरीके से करो तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। किसी का आया आंसर, ट्राई किया तो?
अच्छा कितने बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं? ये सर कर रहे हैं, रुक जाओ थोड़ी देर, एंडेज करना एक बार, जितने बच्चे सॉल्व कर, ठीक है करो, शाबाश करो। अभी हमारे पास टाइम है, कुछ अलग नहीं है, तो आप सभी लोग करते रहो, 2 मिनट का टाइम लो। मैं आपके लिए डाइपोल ड्रॉ कर देता हूँ जैसा हमें इसमें अज्यूम करना, फिर यू कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। भी लग रहा है पेन चलेगा ही नहीं, देखो गर्मियों में दिक्कत आती है यार, ये काफी रिसोर्स इंटेंसिव होता है राइटिंग वाला सिस्टम। लैपटॉप हीट हो जाए तो फिर, देखो क्या था बच्चों, डाइपोल इज समथिंग, एक बार वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आप सबके लिए। तो एक्सियल पॉइंट पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट है बच्चों, तो एक पॉइंट को बोल दिया पॉइंट P1, दूसरा पॉइंट थोड़ा दूर है तो उसको बोल दिया P2, और एक चार्ज इधर है एक इधर है, यहाँ पे ओरिजिन है 0 यानी कि ओरिजिन। ये चार्ज -q बोल दिया, ये +q बोल दिया, इन दोनों के बीच का दूरी बोल दिया, मान लो 2a बोल दो या l बोल दो या a बोल दो, जो मर्जी बोलना है बोल दो, तो 2a बोल देते हैं जैसा हमने पढ़ा था। फिर देखो अब क्या बोल रहा है कि एक है वो 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि डायपोल से 5 मतलब कि 0 वाले, इन दोनों के बीच से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है ये वाला। दूसरा पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहां से लेकर ये वाली दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इस P1 वाले पॉइंट पे ये वाला वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, P2 वाले पॉइंट पे ये वाला वैल्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मुझे पता ही है कि KQ/R² होता है। तो एज्यूम सिमिलरली करो, एक बार 2a माइनस समथिंग आएगा, फिर दूसरा 2a माइनस समथिंग आएगा, दो इक्वेशन बनेगी, उसमें जो a है वो अननोन रहेगा एक तो, और दूसरा p वैल्यू अननोन रहेगी, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व फॉर दैट। अच्छा समझ आया ना क्या हो रहा है? हेलो, यस और नो, एक बार कंफर्मेशन दो, यस बोलो जिनको समझ आ गया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब आपके पास टाइम है, पूरा Yes, टाइम है, sir. करो, शाबाश। आपको सेपरेशन निकालना है बच्चों, सेपरेशन का मतलब 2a की वैल्यू निकालनी है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो सेपरेशन कितना है, जो डायपोल की लेंथ है दैट इज 2a, हमने 2a एज्यूम करी है, तो 2a की वैल्यू निकाल दो। फंडा वही लगेगा यार, नया कंसेप्ट आएगा ही नहीं। अगर आप कड़ियां जोड़ते चलोगे ना तो जो मर्जी आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया तो एक्सक्यूज समझ मी आओ। सर, हाँ जी, सर एक बार आप सॉल्व करके बता दो। हाँ मैं सोल्व करूंगा बच्चों, एक बार आपको टाइम दे रहा हूँ सोल्व करने का, मैं तो करूंगा ही। नया फंडा कुछ नहीं आएगा। चलो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ अभी तब तक, 1 मिनट और ले लो, फिर इस पे आएंगे सोल्यूशन पे। जिन बच्चों का नाम गूगल मीट वाला नाम और ये वाला नाम अलग है, वो चैट बॉक्स में डाल देना अपना असली नाम, बस केवल नाम नाम डाल देना अपना असली नाम, यहाँ से प्रोफाइल वाला नेम तो आपका आ जाता है ऑलरेडी। अभी भी कोई कर रहा है क्या, या करें सॉल्यूशन? कुछ बच्चों का आंसर आया है, ठीक ठाक आया है। हाँ जी, कोई कर रहा है क्या अभी? ठीक है, तो अभी करते हैं भाई हम लोग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कहाँ गया रे, अटक गया सब। चलो देखो भाई, पहले डाइपोल आपका ड्रॉ कर देता हूँ, और लेफ्ट साइड में जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से इसको देखते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेंथ अलग तो नहीं ले रखा हमने, अच्छा यहाँ एल ले रखा है, ओके, तो 2a की जगह 2l लेंगे, इस सॉल्यूशन में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक चार्ज होगा अच्छा चार्ज को अंदर रख लेते हैं, -q, एक चार्ज होगा +q।
क्योंकि ये दोनों चार्जेस है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ डाइपोल। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ रहेगा और ये वाला डाइपोल वेक्टर रहेगा, इधर पूंछ इधर की तरफ नेगेटिव की तरफ और चेहरा इसका या चोंच इसकी प्लस क्यू की तरफ, ये वेक्टर पी है। ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक लेंथ होगा जिसको हम 2L अज्यूम कर रहे हैं, क्यों इससे मैच करना चाहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2L अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक डायपोल से एक 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है, दूसरा 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ये है, दिस वन एंड दिस वन। तो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ ऑफ द डायपोल फाइंड आउट करो। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायपोल मतलब 2L। अरे यार कुछ हो गया है इसमें, देखो यहाँ ड्रॉ किया था, गायब भी हो गया। देखते हैं ट्राई करके। अब हो गया, माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय 2L। 2L इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। ये वेक्टर है डाइपोल वेक्टर, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर, जिसको छोटे वाले पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता है एनी ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन। तो 2QL बोल दो, 2L बोल दो। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से, यानी डाइपोल से मतलब क्या, ओरिजिन पे मान लो इसको प्लेस्ड, और यहाँ पे 0 0 है, इन दोनों के बीच बिल्कुल बीच वाला पॉइंट 0 0 है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं, राइट। ऐसा हमने डेफिनेशन में ही अज्यूम किया था डाइपोल की। अब यहाँ से इस पॉइंट से एक है 5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट ऑन एक्सियल, एक्सियल मतलब या तो इधर होगा या इधर होगा एक्सियल पे, तो हम राइट साइड में मान लेते हैं, यहाँ पे है P1.1। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर। दूसरा पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर P2। अब मुझे बोल रहा है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि लेंथ ऑफ द डाइपोल। 2L की वैल्यू मुझे निकालनी है, 2L की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सात्विक, आ गया क्वेश्चन समझ? हेलो, यस एम आई ऑडिबल? हाँ आ गया ना क्वेश्चन समझ। अब क्या करना है, यू कैन यूज इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है, अभी इसको के मान लो, के इधर आओ वापस, कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला था, क्या था, 2K PR बाय दिस थिंग, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ए की जगह तो 1/4πε, ये बाद में भी रख सकते हो, शुरू में रख लो, 2K PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ए क्या था यहाँ पे, देखो बच्चों, ए वाज द हाफ डिस्टेंस ना, पूरा का पूरा 2A था और सेंटर से यहाँ तक का ए था, तो हमारे केस में ए की जगह क्या आएगा, L क्वेश्चन की। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू 2K PR बाय R माइनस L होल स्क्वायर, ये रख लो। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, SI यूनिट में फ्री स्पेस के लिए क्या था ये वैल्यू, 9 × 10⁹, बट अभी क्या बोल दिया इन्होंने, एयर है, तो बोल सकते हैं कि 9 × 10⁹, तो उसकी वैल्यू भी 9 × 10⁹ रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया डायपोल इज प्लेस्ड इन एयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 × 10⁴, दूसरे केस में 2 × 10⁻3, तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। द फर्स्ट वन इज इक्वेशन 1, द सेकंड वन इज इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन में केवल दो अननोन बच गए, एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड और दूसरा सेपरेशन L। ठीक है, P और L की वैल्यू बच गई, दो इक्वेशन दो अननोन। यू कैन सॉल्व इट, डिवाइड करके सॉल्व कर लो, सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई जो मर्जी करके कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो मिल सकती है P की वैल्यू और एक मिल सकती है L की। अगर पहले P आ जाए तो L सब्सटीट्यूट करके निकाल लेना, पहले L आ जाए तो सीधा वैल्यू ही आ गई 2L, 0.05 मीटर। तो इन दोनों के बीच का, पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, दैट इज गोइंग टू बी 0.05 मीटर। कितने बच्चे इसको अब कर पाओगे?
ईमानदारी से, नहीं आ रहा समझ तो मना कर देना। बस 6 बच्चे। किन किन को समझ नहीं आया बिल्कुल भी? अच्छा, काफी बच्चे हैं जिनको जो कर लेंगे, ठीक है। सात्विक नहीं आया बच्चे? सर मैंने कर लिया हैंड रेज। हाँ हो गया ना सॉल्व, ठीक है ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो हम लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, जिनको नहीं आया वो भी कर लेंगे, है ना। जिनको अभी नहीं आया मान लो ये क्वेश्चन, तो वी कैन गो बाय दिस एक्सप्रेशन। ये हम लोग एक बार फिर से रीड करेंगे, रीड दिस वन। और अजम्पशंस क्या क्या थे एक बार याद दिला देता हूँ आपको, फिर आपसे आज का कंक्लूजन कराएंगे कि क्या हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है। उनमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो अपोजिट चार्ज होगा, एक स्मॉल सेपरेशन होगा। देखो स्मॉल सेपरेशन का यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, इसका सोल्यूशन कितना आया, 0.05 मीटर, यानी कितना नजदीक हो गए बच्चों, बहुत नजदीक ना। तो यही हमें पता चलेगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, ये है इसका डेरिवेशन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो आप लोग अब एक बार मुझे ये बता दो बिफोर लीविंग कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, और फिर आप इसको रीड कर लेना। बताओ पहला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Electric flux. Electric dipole, electric dipole in Electric dipole. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। और क्या पढ़ा? एरिया वेक्टर, Area vector. और क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन, ठीक है। आज वाले में किसी को डाउट है तो रुको, नहीं है तो वी कैन ड्रॉप ऑफ, वी कैन कंक्लूड फॉर द डे। और अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे किसको, इसी को थोड़ा और एलोबरेट करेंगे आगे, इक्वेटोरियल प्लेन